दोस्तों 24 नवंबर 1971 शाम 4:30 बजे के आसपास पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाली एक प्लेन उड़ान भरती है। ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी जिसका नंबर था 305, जो कि एक बोइंग 727 प्लेन था। रोज की तरह ये प्लेन अपनी निर्धारित समय से सिएटल की तरफ ट्रैवल करता है। इस प्लेन में कुल 42 लोग थे, 36 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स। इन 36 पैसेंजर्स में से ही एक खास शख्स था, डीबी कूपर। आखिर कौन है ये डीबी कूपर और ऐसी क्या खासियत है उसमें? डीबी कूपर वो बंदा है जो चलती प्लेन से $2 लाख लेकर गायब हो गया और अमेरिका की बड़ी से बड़ी जांच एजेंसियां उसे सालों तक ढूंढती रही। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 24 नवंबर 1971 को अमेरिका के पोर्टलैंड में, जब डीबी कूपर नाम का करीब 40 से 45 की उम्र के बीच में दिखने वाला एक बंदा ब्लैक सूट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई और हाथ में एक ब्रीफकेस लिए बिल्कुल जॉन विक की स्टाइल में पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर एंटर करता है। डीबी कूपर सीधा नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के टिकट काउंटर की तरफ बढ़ता है और $20 कैश देकर सिएटल जाने वाले प्लेन की टिकट ले लेता है। टिकट काउंटर पर पूछे जाने से अपना नाम डैन कूपर बताता है। प्लेन में बोर्डिंग क्लियर करते ही वो आखिरी सीट पर बैठ जाता है और बगल की सीट पर अपना ब्रीफकेस रख देता है। फ्लाइट के उड़ान भरते ही कूपर सिगरेट जलाता है और अपने लिए बर्बन विद सोडा मिक्स्ड ड्रिंक ऑर्डर करता है। ड्रिंक पीकर डीबी कूपर प्लेन की एक फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस को बुलाता है और उसे एक पर्ची पकड़ा देता है। फ्लोरेंस वो पर्ची बिना पढ़े ही अपने जेब में रख लेती है। उसे लगता है शायद कूपर बड़ा बिजनेसमैन है जो उसे अपना नंबर देना चाहता है। आए दिन फ्लोरेंस का ऐसे लोगों से सामना होता रहता था जो फ्लोरेंस को अपना नंबर दिया करते थे। लेकिन जब डीबी कूपर ये देखता है कि फ्लोरेंस ने बिना पढ़े ही पर्ची जेब में रख ली, तब वो उसे अपने पास बुलाता है और पर्ची खोलकर पढ़ने के लिए कहता है। पर्ची पढ़ते ही फ्लोरेंस के होश उड़ जाते हैं। वो पूरी तरीके से डर जाती है। उस पर्ची में लिखा था, मिस, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफकेस एंड आई वांट यू टू सिट बिसाइड मी। इसके तुरंत बाद डीबी कूपर फ्लोरेंस को अपना ब्रीफकेस खोलकर दिखाता है, जिसमें लाल रंग की कई तारे और सिलिंड्रिकल शेप में कुछ स्टिक्स होते हैं। फ्लोरेंस घबराकर अपने क्रू की साथी टीना मैकलो को सारी घटना बताती है। ये सुनकर टीना भी डर जाती है। कुछ वक्त के बाद डीबी कूपर दोबारा फ्लोरेंस को बुलाता है और उसे एक नोट देता है जिसमें कूपर की डिमांड्स लिखे होते हैं और वो नोट वो प्लेन के पायलट को देने के लिए कहता है। डीबी कूपर की डिमांड्स होती हैं 4 पैराशूट्स, 2 प्राइमरी बैक पैराशूट्स और 2 रिजर्व फ्रंट पैराशूट्स, साथ ही $2 लाख, वो भी $20 के नोट के रूप में। दोस्तों, आज के समय में ये करेंसी $13 लाख के बराबर होते हैं और अगर इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ये 10 करोड़ 71 लाख रुपीस के बराबर होते हैं। फ्लोरेंस तुरंत वो नोट क्रू पायलट विलियम स्कॉट के पास ले जाती है। विलियम ये सारी जानकारी ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ सिएटल को दे देता है और कहता है अगर कूपर की शर्तें पूरी नहीं हुए तो वो प्लेन को बम से उड़ा देगा। दूसरी तरफ टीना डैन कूपर के बाजू में बैठ के सारी सिचुएशन की खबर पायलट विलियम तक पहुंचाती रहती है। ATC ये जानकारी मिलते ही तुरंत FBI और लोकल पुलिस तक पहुंचा देती है, जिससे कि सभी तैनात हो जाए। FBI फैसला लेती है कि डीबी कूपर की सारी डिमांड्स पूरी कर दी जाए, क्योंकि पैसेंजर्स की जान सबसे ज्यादा जरूरी है और कूपर कहीं न कहीं तो लैंड करेगा, तब उसे पकड़ लिया जाएगा। कूपर कहता है जब तक FBI इन सभी चीजों का इंतजाम नहीं कर लेते तब तक प्लेन लैंड नहीं कराया जाएगा। प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को ये कह दिया जाता है कि प्लेन में कोई तकनीकी खराबी के कारण लैंडिंग में देरी होगी, जबकि असल में प्लेन आसमान में एक ही जगह गोल गोल चक्कर लगा रहा था। वहाँ कूपर के बगल में बैठी क्रू मेंबर टीना कूपर से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसने नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस को ही क्यों हाईजैक किया। इस पे कूपर कहता है कि ये मेरा बदला है, मुझे बदला लेना था, पर नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन से नहीं। ये तो डेस्टिनी है कि मैंने नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस को चुना। उधर FBI
पैसों और पैराशूट्स का इंतजाम कर लेते हैं। पैसों का इंतजाम फर्स्ट नेशनल बैंक से और पैराशूट्स का इंतजाम एक लोकल स्काई डाइविंग स्कूल से किया जाता है। इसके बाद डिमांड्स पूरे होने की सूचना एटीसी द्वारा डीबी कूपर को दे दी जाती है। कंफर्मेशन मिलते ही कूपर इससे सहमत होकर लैंडिंग करने के लिए कह देता है, लेकिन उसकी शर्त होती है कि इस प्लेन को बाकी सभी प्लेन से दूर लैंड कराया जाए और लैंडिंग के पहले सभी खिड़की बंद कर दे ताकि बाहर से कोई अंदर की किसी हरकत पे नजर ना रख सके। सिएटल पहुंचते ही बोइंग 727 के पीछे का दरवाजा खोल दिया जाता है। उस वक्त बोइंग 727 इकलौता कमर्शियल प्लेन था जिसके पीछे के दरवाजे भी खुल सकते थे। सिएटल एयरपोर्ट का मैनेजर $2 लाख और 4 पैराशूट्स लेकर टीना मैकलो को हैंडओवर कर देता है। उसी दौरान प्लेन को रिफ्यूल भी किया जाता है। अब कूपर की सभी डिमांड्स पूरे होते ही कूपर प्लेन में बैठे सभी यात्रियों को और 2 क्रू मेंबर्स जिनमें से एक पर्ची लेने वाली फ्लोरेंस भी थी, इन सभी को छोड़ देता है। अब प्लेन में कूपर समेत कुल 5 लोग थे, जिनमें पायलट विलियम, को पायलट बिल, फ्लाइट इंजीनियर हैरोल्ड और अटेंडेंट टीना मैकलो शामिल थी। उसके बाद कूपर क्रू मेंबर्स को प्लेन मेक्सिको सिटी की तरफ ले जाने के लिए कह देता है और एक इंस्ट्रक्शन ये भी देता है कि प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ेगा। साथ ही प्लेन की स्पीड 200 नॉट्स पर आवर होनी चाहिए, लेकिन पायलट कहता है कि इस स्पीड में प्लेन को मेक्सिको सिटी तक नहीं ले जाया जा सकता और अब कूपर के पास रिफ्यूलिंग के लिए रेनो नेवाडा जाने का ही ऑप्शन बचता है। दोस्तों, जिस वक्त प्लेन रेनो नेवाडा की तरफ उड़ान भर रहा होता है, तभी कूपर सभी क्रू मेंबर्स, यहाँ तक कि टीना मैकलो जो अब तक उसके साथ बैठी थी, सभी लोगों को पायलट केबिन में जाने के लिए कहता है। सभी क्रू मेंबर्स के अंदर पहुंचते ही कुछ मिनट बाद उन्हें प्लेन में एक झटका महसूस होता है। ये झटका कूपर के पीछे के दरवाजे जिसमें स्टेयर्स थे वहां से जंप करने के दौरान लगा था। इस तरह रात के उस सुनसान अंधेरे में डीबी कूपर $2 लाख लेकर पैराशूट पहनकर चलती प्लेन से ही कूद जाता है। जब प्लेन लैंड करता है तो क्रू मेंबर्स देखते हैं प्लेन में सिर्फ एक पैराशूट है, उसके अलावा पूरा प्लेन खाली है। उसके बाद अमेरिका की बड़ी से बड़ी एजेंसियां सालों तक डीबी कूपर को ढूंढती रही, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चल सका। FBI ने कूपर को ढूंढने के लिए एक मिशन भी बनाया जिसका नाम था नॉरजैक। FBI द्वारा सालों तक जांच पड़ताल की गई। कम से कम 800 लोगों को शक के घेरे में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स, सारे क्रू मेंबर्स से इंक्वायरी की गई। क्रू मेंबर्स का कहना था कि कूपर बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी लग रहा था। एजेंसियां रोज कोई सबूत, कोई सुराग की तलाश में मेहनत करती रही, लेकिन डीबी कूपर का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। दोस्तों, इस घटना के 4 महीने बाद यानी 7 अप्रैल 1972 को एक सिमिलर हाईजैकिंग केस हुआ, जिसे अंजाम दिया था एक अमेरिकन एयरफोर्स के एक्स पायलट रिचर्ड मैककॉय ने। रिचर्ड ने सेम प्लेन हाईजैक कर $5 लाख लेकर पैराशूट से जंप किया था, लेकिन वो FBI के हाथों पकड़ा गया। इस वक्त FBI को लगा कि केस सॉल्व हो गया है और यही पायलट डैन कूपर है, लेकिन कई दिनों के पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद एक्स पायलट रिचर्ड मैककॉय का डैन कूपर के साथ कोई कनेक्शन नहीं मिल पाया। दोस्तों, ऐसा कई बार हुआ जब डीबी कूपर के बारे में FBI को कोई सबूत मिलता और FBI को लगता कि अब केस सॉल्व हो गया है, मगर इससे केस और पेचीदा होता गया। तकरीबन 9 साल के बाद यानी 7 फरवरी 1980 को ड्वेन नाम का एक शख्स और उसका बेटा ब्रायन इंग्राम कोलंबिया रिवर के पास लकड़ियां इकट्ठे कर रहे थे। तभी उन्हें नदी के किनारे खून में लगे कुछ पैसे मिलते हैं। ये पैसों के 3 बंडल्स होते हैं, जिसकी टोटल वैल्यू थी $5,800। जब उन पैसों का सीरियल नंबर मैच किया जाता है तो वो डीबी कूपर को दिए गए पैसों से बिल्कुल मैच कर जाते हैं, जिसके बाद कुछ लोगों का ये कहना था कि डीबी कूपर पैराशूट न खुलने की वजह से मौत का शिकार हो गया, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते थे कि उसने खुद ये पैसे प्लांट किए होंगे ताकि जांच एजेंसियां को लगे वो मर गया है और केस फाइल बंद हो जाए। लेकिन FBI ने सालों तक केस बंद नहीं किया और वो उसे ढूंढते रहे। आखिर में साल 2016 में एक लंबे छानबीन और कई सालों तक चले इस केस का जब कोई सबूत नहीं मिला,
तब सभी इंक्वायरी रोक दी गई और केस को बंद कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ तक बताया जाता है कि 45 साल तक चले इस लंबे केस की सारे फाइल्स को अगर एक के ऊपर एक रखा जाए तो इन फाइल से बने टावर की हाइट 40 फीट तक हो जाएगी। लोगों का कहना था कि जिस तरीके से कूपर ने इस लूट को अंजाम दिया और अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को चकमा दिया, वो काबिले तारीफ था। ये एक परफेक्ट क्राइम था। डीबी कूपर लोगों का हीरो बन गया था। सिएटल, रेनो, नवाडा और इसके आसपास के एरिया में 24 नवंबर को डीबी कूपर डे के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन लोग पार्टी करते हैं और कूपर की कारनामों की तारीफ करते हैं। कूपर की पर्सनैलिटी को पसंद करने वाले लोग कूपर के जैसा ड्रेसअप भी करते हैं। अब ये सब सुनकर आपके दिमाग में बार बार एक सवाल जरूर आया होगा कि डीबी कूपर इतनी आसानी से प्लेन में बम कैसे लेकर चला गया। दोस्तों, 1971 में अमेरिकन डोमेस्टिक एयरलाइन सिक्योरिटी इतने अच्छी नहीं हुआ करती थी। कोई भी आम आदमी नाइफ, गन आसानी से लेकर फ्लाइट पर जा सकता था। यहाँ तक कि फ्लाइट्स में सिगरेट्स पीना भी अलाउ था। इसलिए कूपर ने आसानी से एयरपोर्ट सिक्योरिटी को चकमा देकर अपने ब्रीफकेस में बम के साथ प्लेन में एंटर कर गया, जबकि एयरपोर्ट पे तमाम सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। दरअसल पहले के वक्त इतने स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी चेक्स नहीं हुआ करते थे। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी, लेकिन इस हाईजैक के बाद यूएसए के टीएसए यानी ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने सिक्योरिटी और स्क्रीनिंग में मेजर चेंजेस किए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट हो गई, चेक पॉइंट्स बनाए गए, कैमरास इंस्टॉल किए गए, एयरपोर्ट्स पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए, साथ ही हर बैग को स्कैन करना भी कंपलसरी कर दिया गया। मानना पड़ेगा, कूपर के इस हाईजैक के बाद अमेरिका को बहुत बड़ी सीख मिली और अमेरिकन गवर्नमेंट ने कई कड़े कदम भी उठाए। ये केस अमेरिकी इतिहास में हाईजैकिंग का इकलौता ऐसा केस है जो आज तक सॉल्व नहीं हो सका। उस रात डीबी कूपर प्लेन से कूदकर ऐसा गायब हुआ कि आज तक उसका पता नहीं चल सका। न कभी कूपर खुद मिला, न ही उसकी लाश। तो दोस्तों, ये थी डीबी कूपर की रहस्यमय कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमें सपोर्ट करें और साथ ही ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की सभी अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।